Hi, welcome to Class 6 Geography. Let's explore. It's the full syllabus in one fun video. Like and share now. आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। रोजमर्रा की भागदौड़ में ना हम अक्सर अपने फोन की स्क्रीन में इतना खोए रहते हैं कि ऊपर आसमान की तरफ देखना ही भूल जाते हैं। हाँ, ये तो है। हम बस अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह गए हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज इस बात की तह तक जाते हैं कि जब हम असल में रात के आसमान को देखते हैं तो वो चमकती हुई चीजें क्या हैं और इस अनंत अंतरिक्ष में हमारा अपना वजूद आखिर है क्या। और मजेदार बात यह है कि आज की चर्चा का आधार कोई बहुत भारी भरकम रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, पृथ्वी हमारा आवास, जिसके पहले 2 अध्यायों पर हम आज गहराई से बात करेंगे। मतलब हम अक्सर इन बुनियादी किताबों को ये सोचकर पीछे छोड़ देते हैं कि ये तो बच्चों के लिए है, लेकिन जब एक वयस्क के नजरिए से इन तथ्यों को दोबारा पढ़ते हैं ना, तो जो आहा मोमेंट्स मिलते हैं वो सच में दिमाग हिला देने वाले होते हैं। एग्जैक्टली। हम अक्सर बहुत सी बुनियादी बातों को भूल जाते हैं। जब हम इन किताबों के पन्नों को दोबारा पलटते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो जानकारी हमें सामान्य लगती थी वो असल में कितनी गहरी है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस ब्रह्मांडीय पहेली को एक मजेदार तरीके से समझें, बिना किसी इन्फो ओवरलोड के। उन सभी जिज्ञासु श्रोताओं के लिए जो ब्रह्मांड के रहस्यों को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं। तो रात के आसमान से ही शुरुआत करते हैं। सूर्यास्त के बाद का आसमान महज एक खाली कैनवस नहीं है। पहले 1 या 2 तारे टिमटिमाते हैं और कुछ ही घंटों में पूरा आसमान अनगिनत छोटी छोटी चमकदार चीजों से भर जाता है। एक ऐसा नजारा जो हजारों सालों से इंसानों के लिए रहस्य और कहानियों का स्रोत रहा है। और इस पूरे नज़ारे में जो सबसे बड़ा सबसे चमकीला हिस्सा है वो है हमारा चंद्रमा। बचपन से ही चंद्रमा का आकार बदलना हमें एक जादू जैसा लगता है। पाठ्यपुस्तक बहुत ही सरल तरीके से इस भ्रम को दूर करती है। जिस रात हमें चंद्रमा पूरी तरह से गोल एक चमकती हुई थाली की तरह दिखाई देता है, वो पूर्णिमा की रात होती है। हाँ, पूर्णिमा। और फिर हर दिन इसका आकार घटता जाता है जब तक कि 15 दिन बाद ही पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। उस एकदम गुप्त अंधेरी बिना चांद वाली रात को हम अमावस्या कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पूर्णिमा की रात आसमान देखने के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा रोशनी होती है, जो कि लॉजिकल भी लगता है सुनने में। हाँ, लेकिन असल में अगर ब्रह्मांड की सच्ची गहराई देखनी है तो अमावस्या की रात सबसे बेहतरीन होती है। जब आसमान साफ हो और चांद की रोशनी का दखल ना हो, तब आप उस अंधेरे में आसमान की उन तमाम चीजों को देख पाते हैं जिन्हें विज्ञान की भाषा में खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा और रात के समय चमकने वाली हर एक चीज इसी श्रेणी में आती है। खगोलीय पिंड, ये सुनने में काफी तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन ये हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की हर चीज का एक सामूहिक नाम है। सही कहा। और इन खगोलीय पिंडों में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है तारे। किताब के अनुसार तारे आकार में बहुत ही विशाल और अत्यधिक गर्म होते हैं। हम अक्सर तारों को छोटे छोटे क्यूट से चमकते हुए बिंदुओं की तरह सोचते हैं ना। हाँ, लेकिन असलियत में ये गैसों से बने हुए भयंकर आग के गोले हैं। इनकी अपनी खुद की ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिसे भी बहुत बड़ी मात्रा में अंतरिक्ष में छोड़ते रहते हैं। और यहाँ वो तथ्य आता है जो बचपन में पढ़ने पर भी चौंकाता था और आज भी, कि हमारा अपना सूर्य भी असल में एक तारा ही है। ये बात सच में नजरिए को बदल देती है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सूर्य भी एक तारा है, तो रात के आसमान को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जरा सोचिए, रात में चमकने वाले वो लाखों अनगिनत तारे भी हमारे सूर्य के ही समान हैं, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा बड़े और गर्म हैं। लेकिन चूंकि वे हमसे इतनी अकल्पनीय दूरी पर हैं, इसलिए हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश को उस तरह से महसूस नहीं कर पाते। मतलब ये सिर्फ दूरी का एक बहुत बड़ा भ्रम है जो उन विशाल आग के गोलों को एक टिमटिमाते हुए छोटे से बिंदु में बदल देता है। बिल्कुल। और दूरी की ये बात सच में दिमाग को चकरा देने वाली है। लेकिन प्राचीन काल में इंसानों ने इन दूर के तारों में भी एक व्यवस्था ढूंढ निकाली थी। हाँ, जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें खुद ब खुद आकृतियां ढूंढने लगती हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई इन पहचानी जा सकने वाली आकृतियों को ही तो नक्षत्र मंडल कहते हैं। सही। जैसे अर्सा मेजर, या जिसे बिग बियर भी कहा जाता है, ऐसा ही एक बहुत प्रसिद्ध नक्षत्र मंडल है। और इसी का एक हिस्सा है जिसे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, सप्तऋषि। ये 7 तारों का एक ऐसा समूह है जो आसमान में एक बड़े चम्मच
या एक विशाल प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा दिखाई देता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इन नक्षत्र मंडलों का महत्व सिर्फ आसमान की सुंदरता तक सीमित नहीं था। ये प्राचीन काल के प्राकृतिक जीपीएस हुआ करते थे। प्राकृतिक जीपीएस, ये तुलना बहुत सटीक है। हाँ, क्योंकि आज हमारे फोन में दिशा बताने वाले आप हैं, लेकिन जरा उन पुराने नाविकों और यात्रियों के बारे में सोचिए, जो अथाह समुद्र या विशाल रेगिस्तान के बीच में फंसे होते थे। रात के अंधेरे में दिशा जानने का उनका एकमात्र सहारा ये तारे ही होते थे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता था उत्तरी तारा, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। उस दौर में ध्रुव तारा किसी जीवन रक्षक से कम नहीं रहा होगा। ये वाकई में एक जीवन रक्षक था। ध्रुव तारे की सबसे खास बात, जिसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है, वो ये है कि आसमान में हमेशा एक ही जगह पर स्थिर रहता है। यह हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो अगर हम सप्तऋषि मंडल के उन 2 तारों को देखें जो चम्मच के आगे वाले हिस्से में होते हैं, जिन्हें संकेतक तारे कहते हैं, और उन्हें आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा को आगे बढ़ाएं, तो वो रेखा सीधे ध्रुव तारे की ओर जाकर खत्म होगी। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा अचूक तरीका था जिसने सदियों तक यात्रियों को भटकने से बचाया। तारों के इस विशाल जाल के बीच कुछ और भी ऐसा है जो थोड़ा अलग व्यवहार करता है। आसमान में दिखने वाली हर चमकती हुई चीज तारा नहीं है। सही कहा। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जो चमकते तो हैं, लेकिन तारों की तरह उनके पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ये दूसरों की रोशनी से चमकते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह या प्लैनेट कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति के पीछे की कहानी आसमान को समझने की इंसानी कोशिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, अंग्रेजी शब्द प्लैनेट ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ होता है परिभ्रमक, जिसका सीधा सा मतलब है भटकने वाला या चारों ओर घूमने वाला। मान में भटक रहे हों, और इन्हीं भटकने वाले पिंडों को उन्होंने प्लैनेटाई कहा। तो इसी भटकने वाले परिवार का एक हिस्सा हमारी अपनी पृथ्वी भी है, जो एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपना सारा प्रकाश और ऊष्मा उसी सूर्य से प्राप्त करती है। लेकिन ये भटकना कोई अव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है। ये सब एक बहुत ही अनुशासित व्यवस्था का हिस्सा है, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। इस सौर परिवार में सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है और कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। और इस पूरे परिवार का मुखिया है हमारा सूर्य, जो कि सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में शान से बैठा है। ये इतना विशाल है और इतनी अत्यधिक गर्म गैसों से बना है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसका गुरुत्वाकर्षण है। बिल्कुल, इसका जो खिंचाव बल है वही इस पूरे सौरमंडल को बिखरने से रोकता है और सारे ग्रहों को एक साथ बांधे रखता है। इसी खिंचाव की वजह से सारे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द नाचते रहते हैं। मुखिया होने के नाते ये सबको रोशनी भी देता है। किताब में बताया गया है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हम कोई ऐसी गाड़ी बना लें जो बिना रुके 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे सूरज की तरफ जाए, तो भी हमें वहां पहुंचने में 170 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। सोचिए जरा। वाकई। लेकिन इतनी अकल्पनीय दूरी के बावजूद सूर्य ही पूरे सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। अब अगर उन ग्रहों की बात करें जो इस मुखिया के चारों ओर घूम रहे हैं, तो उनकी संख्या 8 है। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में ये है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और स्रोत में इस क्रम को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार अंग्रेजी तरीका या एक निमोनिक दिया गया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मतलब मेरी बहुत ही कुशल माँ ने अभी हमें नट्स परोसे हैं। सुनने में ये वाक्य भूगोल से ज्यादा रसोई घर का लगता है, लेकिन ये बहुत ही कारगर है ना? इस एक वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम बताता है। एम से मरकरी यानी बुध, वी से वीनस यानी शुक्र, ई से अर्थ यानी पृथ्वी, एम से मार्स यानी मंगल, जे से जुपिटर यानी बृहस्पति, एस से सैटर्न यानी शनि, यू से यूरेनस यानी यूरेनस और एन से नेपच्यून यानी नेपच्यून। बचपन में भूगोल की क्लास में इस वाक्य ने कितनों की ही परीक्षा में जान बचाई है। सच में, इस तरह के निमोनिक्स हमें जटिल जानकारी को आसानी से पचाने में मदद करते हैं। इन 8 ग्रहों के बारे में एक और बात जो पाठ्यपुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है, वो ये है कि ये सभी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये रास्ते बिल्कुल एक गोल चूड़ी की तरह होते हैं, लेकिन असल में ये दीर्घवृत्ताकार हैं।
इसका मतलब है कि ये एक खिंचे हुए अंडे के आकार की तरह फैले हुए हैं। इन फैले हुए रास्तों को ग्रहों की कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। और इन कक्षाओं पर दौड़ लगाते हुए इन ग्रहों की अपनी अलग अलग रफ्तार है। उदाहरण के लिए बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे करीब है, उसे सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन का समय लगता है। जहां हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, वहीं बुध का एक साल सिर्फ 88 दिन में खत्म हो जाता है। बहुत तेज है। बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र ग्रह को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। इसका कारण ये है कि शुक्र का आकार और उसकी आकृति लगभग हमारी पृथ्वी के ही समान है। अगर आप दोनों का अंतरिक्ष से एक साथ देखें तो वे काफी हद तक एक जैसे लगेंगे। ये पृथ्वी का जुड़वा तो है, लेकिन अगर हम इसे बुरा जुड़वा या इविल ट्विन कहे तो ज्यादा सही होगा। हाँ, क्योंकि आकार में समान होने के बावजूद शुक्र की सतह का तापमान इतना ज्यादा है कि वहां सीसा भी पिघल जाए और उसका वायुमंडल जहरीली गैसों से भरा है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने इस तथाकथित जुड़वा को देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी अपनी पृथ्वी कितनी अनूठी और खास है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में ये पूरे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी की आकृति भी बिल्कुल एक परफेक्ट गोल गेंद की तरह नहीं है। ये ध्रुवों के पास यानी उत्तर और दक्षिण के सिरों पर थोड़ी चपटी है। इसी वजह से भूगोलवेत्ता इसके आकार को भू आकार या जियोइड कहते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ये अपने आप में एक अनोखी आकृति है। और इस अनोखी आकृति वाले ग्रह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि पूरे ब्रह्मांड में जितना हम अब तक जानते हैं, केवल यही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में है, न तो शुक्र की तरह बहुत अधिक गर्म और न ही नेपच्यून की तरह बहुत अधिक ठंडी। यहाँ पानी तरल रूप में मौजूद है, हवा में ऑक्सीजन जैसी जीवनदायी गैस है। जब अंतरिक्ष इस ग्रह को देखते हैं तो ये एक खूबसूरत नीले रंग की संगमरमर की गोली जैसा दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए हम इसे शान से नीला ग्रह कहते हैं। और इस नीले ग्रह के सफर में इसका एक बहुत ही वफादार साथी भी हमेशा इसके साथ चलता है, हमारा चंद्रमा। पृथ्वी के पास केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। आसमान में ये हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में हमारे ग्रह के सबसे ज्यादा नजदीक है। लेकिन यहाँ नजदीक शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है। अंतरिक्ष के पैमाने पर नजदीक होने का मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर हम इस दूरी को थोड़ा और गहराई से समझें तो ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की इस खाली जगह में सौर मंडल के बाकी सभी 7 ग्रहों को एक लाइन में खड़ा कर सकते हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जो किसी का भी दिमाग सुन कर सकता है। ये दूरी के परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से बदल देता है। चंद्रमा की गतियों के बारे में एक और अचरज में डालने वाला तथ्य यह है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि उसे अपने ही अक्ष पर यानी अपनी ही जगह पर घूमने में भी लगभग इतना ही समय लगता है। इस वैज्ञानिक घटना को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि हमें पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। इसका दूसरा हिस्सा, जिसे हम चंद्रमा का डार्क साइड कहते हैं, वो हमेशा हमसे छिपा रहता है। ये सोचना थोड़ा रहस्यमयी लगता है कि मानव इतिहास में हजारों सालों तक किसी ने भी चंद्रमा का वो दूसरा हिस्सा नहीं देखा था, जब तक कि हमारे अंतरिक्ष यान वहां नहीं पहुंचे। इसके अलावा चंद्रमा देखने में भले ही कितना भी खूबसूरत लगे, लेकिन वहां जीवन के लिए परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं। वहां ना तो पानी है, ना ही हवा। उसकी सतह पर सिर्फ विशाल पहाड़, समतल मैदान और गहरे गड्ढे हैं। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूरा चमकता है तो यही पहाड़ और गड्ढे उस पर अपनी छाया बनाते हैं, जिन्हें देखकर हम अक्सर चांद में आकृतियां या चांद के दाग ढूंढते हैं। वहां हवा और वायुमंडल का ना होना एक और दिलचस्प चीज को जन्म देता है। स्रोत में 21 जुलाई 1969 की उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र है जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। चूंकि वहां कोई हवा या मौसम नहीं है जो चीजों को मिटा सके, इसलिए चंद्रमा की सतह पर पड़ा उनका वो पहला कदम, उनके जूतों के निशान आज भी वहां बिल्कुल वैसे ही मौजूद हैं। और शायद लाखों सालों तक वैसे ही रहेंगे। ये एक ऐसा विचार है जो समय और अंतरिक्ष की हमारी समझ को चुनौती देता है। ये इंसान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
लेकिन जब हम अंतरिक्ष के इस पूरे चित्र को देखते हैं तो पाते हैं कि सौरमंडल सिर्फ साफ सुथरे ग्रहों और उनके चंद्रमाओं से नहीं बना है। ये एक बहुत ही अव्यवस्थित और मलबे से भरी हुई जगह भी है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा अनगिनत छोटे छोटे पिंड भी हैं जो लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह असल में सौरमंडल के अतीत की कहानियां समेटे हुए हैं। ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच एक बहुत बड़ी पट्टी, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्षुद्र ग्रह किसी प्राचीन ग्रह के ही टूटे हुए हिस्से हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले कोई बड़ा ग्रह बनने की प्रक्रिया में था जो किसी भयानक विस्फोट के कारण टूटकर बिखर गया। तो आज जो हम एस्ट्रॉइड बेल्ट देखते हैं वो असल में अरबों साल पुराने उस ब्रह्मांडीय मलबे का ढेर है जो अब भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अंतरिक्ष का मलबा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। एक और प्रकार के छोटे पिंड होते हैं जिन्हें अक्सर हम आसमान में टूटते हुए तारे के रूप में देखते हैं, उल्कापिंड या मीटियोरॉइड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी अंतरिक्ष में भटकते हुए ये टुकड़े पृथ्वी के इतने करीब आ जाते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इन्हें अपनी ओर खींच लेता है। और जब ये तेजी से पृथ्वी की तरफ गिरते हैं तो हमारा वायुमंडल हमारी ढाल बन जाता है। वायुमंडल में प्रवेश करते ही हवा के साथ इन पत्थरों का भयंकर घर्षण होता है। इस तेज घर्षण के कारण ये उल्कापिंड इतने गर्म हो जाते हैं कि वे हवा में ही जल उठते हैं। इसी जलने की प्रक्रिया से आसमान में प्रकाश की एक चमकदार लकीर पैदा होती है। जैसे हम अक्सर टूटता हुआ तारा समझकर मन्नतें मांगने लगते हैं, वो असल में कोई तारा नहीं बल्कि एक जलता हुआ पत्थर का टुकड़ा होता है जो अगर वायुमंडल में ना जले तो सीधे जमीन पर आकर तबाही मचा सकता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हमारा सौरमंडल ही कितना विशाल और घटनाओं से भरा हुआ है। लेकिन क्या अंतरिक्ष की सीमा यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। जब साफ अंधेरी रात में खुले आसमान की ओर देखते हैं तो कभी-कभी एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई एक चौड़ी सफेद धुंधली सी पट्टी दिखाई देती है। ये आसमान में किसी चमकदार रास्ते या बादलों की एक महीन परत जैसी लगती है। ये चमकदार धुंधला रास्ता कोई बादल नहीं है, बल्कि ये लाखों तारों का एक बहुत बड़ा सघन समूह है। इस विशाल प्रणाली को आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। हमारा ये पूरा सौरमंडल, हमारा सूर्य, ये सारे ग्रह, ये सब इसी मिल्की वे आकाशगंगा का महज एक छोटा सा हिस्सा है। प्राचीन भारत के लोगों ने जब रात के आसमान में इस बहती हुई चमकदार पट्टी को देखा तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसकी कल्पना आकाश में बहने वाली प्रकाश की एक नदी से की थी, और इसी कल्पना से इसका नाम पड़ा आकाशगंगा। आकाश में बहने वाली रोशनी की नदी, क्या कमाल का नाम है। और बात सिर्फ एक आकाशगंगा पर नहीं रुकती। ब्रह्मांड में ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं जिनमें करोड़ों तारे, गैसों के बादल और अनगिनत ग्रह हैं। जब ये लाखों आकाशगंगाएं आपस में मिलती हैं तब जाकर इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा लगाना इंसान के दिमाग की क्षमता के बस के बाहर है। हम तो सिर्फ इसके एक बहुत ही छोटे से कोने में बैठकर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतने विशाल ब्रह्मांड की कल्पना करने के बाद इंसान को एक अजीब सा खालीपन, या ये कहें कि एक चक्कर सा महसूस होने लगता है। सच में, इतने बड़े पैमाने पर चीजों को देखने के बाद जब हम वापस अपनी छोटी सी पृथ्वी पर आते हैं तो हमें इसे समझने के लिए कोई ऐसा तरीका चाहिए होता है जिसे हम अपने हाथों से छू सकें, जिसे हम अपनी आंखों के सामने रखकर देख सकें। और यहीं पर भूगोल हमें एक बहुत ही शानदार उपकरण देता है, ग्लोब। हम सभी ने स्कूलों की मेज पर या किसी दफ्तर में लकड़ी के स्टैंड पर लगा हुआ वो गोल सा ग्लोब देखा है। ग्लोब असल में हमारी पृथ्वी का एक छोटा लेकिन बिल्कुल सच्चा और सटीक प्रतिरूप होता है। ब्रह्मांड से लेकर हमारी डेस्क तक का ये सफर बहुत दिलचस्प है। अगर कभी ग्लोब को ध्यान से देखा हो या उसे घुमाकर देखा हो तो गौर किया होगा कि ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में लगी होती है जिसके सहारे पूरा ग्लोब घूमता है। भूगोल की भाषा में इस सुई को अक्ष या एक्सिस कहा जाता है। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है वे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हमारी असली पृथ्वी के आर पार कोई लोहे की सुई नहीं गड़ी हुई है। पृथ्वी का अक्ष असल में एक पूरी तरह से काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इसी तरह की काल्पनिक रेखाओं की मदद से
भूगोलविद्ताओं ने पृथ्वी को समझना आसान बनाया है। स्रोत में एक और बहुत ही अहम काल्पनिक रेखा का जिक्र है जो ग्लोब को ठीक बीचों बीच से 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त या इक्वेटर कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूगोल की सबसे बुनियादी अवधारणाओं में से एक है। ये 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। इसके उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों गोलार्ध आकार में बिल्कुल बराबर होते हैं। यह विषुवत वृत्त और इस जैसी अन्य रेखाएं हमें किसी भी देश, शहर या महासागर की सटीक स्थिति का पता लगाने में मदद करती हैं। यह पृथ्वी पर नेविगेशन का आधार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे पूर्णिमा और अमावस्या के चांद से शुरू होकर हमारी नजरें तारों तक गईं। हमने जाना कि सूर्य सिर्फ एक तारा है और हमारे ग्रह असल में भटकने वाले पिंड हैं। हमने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की उस विशाल दूरी को महसूस किया जिसमें सारा सौर मंडल समा सकता है। हमने क्षुद्र ग्रहों के मलबे और उल्कापिंडों की चमक को समझा और लाखों तारों से बनी उस आकाशगंगा में अपनी जगह तलाशी। और अंत में उस अनंत ब्रह्मांड से निकलकर हमने अपनी पृथ्वी को एक ग्लोब के रूप में अपनी मेज पर रखकर समझने की कोशिश की। ये सब इस बात का सबूत है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत व्यवस्था और गुरुत्वाकर्षण के सटीक नियमों के तहत काम कर रहा है। इस पूरे ज्ञान की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि ये हमें विनम्र बनाता है। ये हमें एक व्यापक दृष्टिकोण देता है। जब आप ब्रह्मांड की इस डरा देने वाली और अथाह विस्तारता को समझते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो कितनी नाजुक, कितनी सुंदर और कितनी अनूठी है। एक ऐसी जगह जहां जीवन पनप सका। बिल्कुल। इन खगोलीय पिंडों का ज्ञान सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए नहीं है, ये हमें हमारी अपनी उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि अंतरिक्ष के इस अकल्पनीय अंधेरे में हम एक बहुत ही सुरक्षित नीले ग्रह पर सफर कर रहे हैं। ये सब सोचना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी ये पूरी पृथ्वी, हमारे सारे महासागर, हमारे पहाड़, हम सब उसमें एक धूल के छोटे से कण के बराबर भी नहीं है। सही बात है। चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो दिमाग में आता है और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ग्रीक भाषा में प्लैनेट का मतलब परिभ्रमक या भटकने वाला होता है और हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में एक भटकता हुआ पिंड है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में किसी और तारे के चारों ओर, हमारे सौर मंडल से बहुत दूर, कोई ऐसा ही भटकने वाला नीला ग्रह हो? और क्या उस ग्रह पर भी कोई हमारी ही तरह रात के आसमान को देखकर ये सोच रहा होगा कि क्या वे इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कोई और भी है जो ब्रह्मांड की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है? इस रहस्यमयी और उत्तेजक विचार के साथ, जो शायद हमें कभी आसमान को उसी पुराने नजरिए से नहीं देखने देगा, हम आज की ये ज्ञानावर्धक चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।